जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 ये प्रैक्टिस सेट नंबर 121 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 120 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना दी है, वहां से जाकर आप बारी बारी सारी वीडियो देख सकते हैं। इसमें हम सामान्य ज्ञान का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के व्यू से बेहद ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है आपके सामने कि प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? अमेरिका से, इंग्लैंड से, रूस से और फ्रांस से। बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जिसको जीरो देशांतर रेखा बोलते हैं। सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? सतपुरा, नीलगिरी, हिमाद्री और सह्याद्री। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दूसरा नाम क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं सह्याद्री, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1844 में, 1854 में, 1896, 1901। बताइए 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो सर्वप्रथम सूती वस्त्र का उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो 1854 ईस्वी में हुआ था। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कहाँ पर हुआ था? तो बम्बई में। उस टाइम उसका नाम बम्बई था, वर्तमान समय में मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। 4 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि डच कहाँ के निवासी थे? हॉलैंड के, अमेरिका के, क्रोएशिया के और अफगान के। बताइए यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो डच कहाँ के निवासी थे? तो ये हॉलैंड के थे। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर डच नाम आया है, तो यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जान लेते हैं। तो भारत में यूरोपीय देशों के आगमन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगाली आया था। कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। पुर्तगाली के बाद से ये डच आए थे। डच कब आए थे? तो ये 1595 ईस्वी में आए थे। फर्स्ट में पुर्तगाली, 2 नंबर पर डच, 3 नंबर पे ब्रिटिश आया था यानी ब्रिटेन। वो कब आया था? तो ये आया था 1600 ईस्वी में। चौथे नंबर पर कौन आया था? तो डेनिश आया था, जिसको वर्तमान समय में डेनमार्क बोलते हैं। वो कब आया था? तो 1616 ईस्वी में। उसके बाद लास्ट में आया था फ्रांस। फ्रांस कब आया था? तो 1664 ईस्वी में। ये आपको क्रम याद रखना है कि यूरोपीय आगमन जितने भी कंट्री जो भारत में आए थे उन लोग का क्रम क्या है और कौन सी ईस्वी में आए थे। नेक्स्ट यहाँ पर 5वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार कहाँ स्थित है? भोपाल में, इलाहाबाद में, हरिद्वार में और पुणे में। बताइए यहाँ पर 5वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, पुणे, बिल्कुल सही जवाब है। 6 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? भारत में, श्रीलंका में, इंडोनेशिया में और नेपाल में। बताइए यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सुमात्रा द्वीप कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, इंडोनेशिया, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों का पास शेयर कर दे। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां प्रश्न है आपके सामने, इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? इंदिरा गांधी, किरण बेदी, चेतन भगत और दीपक चोपड़ा। बताइए यहाँ पर 7वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इंटरनल इंडिया के लेखक कौन है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, इंदिरा गांधी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? दूध में, अंडा में, सोयाबीन में और मछली के तेल में। बताइए यहाँ पर 8वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? सर्वाधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, सोयाबीन, बिल्कुल सही जवाब है। सोयाबीन में 80% प्रोटीन पाया जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 9वां प्रश्न है कि जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में और केरल में। बताइए 9वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जल स्वराज्य परियोजना किस राज्य में चलाई जा रही है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का चुनाव कर रहे हैं, महाराष्ट्र, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 10वां प्रश्न है कि भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात है, केरल है, कर्नाटक है और तमिलनाडु है।
बताइए यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी का चुनाव कर रहे हैं केरल, बिल्कुल सही जवाब है। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया जाता है सभी का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11वां प्रश्न है आपके सामने कि संगमरमर कैसी चट्टान है। अग्नाया चट्टान, अवसादी चट्टान, रूपांतरित चट्टान और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 11वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। संगमरमर कैसी चट्टान है। तो संगमरमर कैसी चट्टान है, तो यह एक रूपांतरित चट्टान है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी का चुनाव कर रहे हैं, रूपांतरित चट्टान बिल्कुल सही जवाब। इसको कयांतरित चट्टान भी बोला जाता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 12वां प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब घोषित किया गया था। 1857 में, 1877 में, 1885, 1896। बताइए यहाँ पर 12वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 1877 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट करके बताइए। 13वां प्रश्न है कि कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता खत्म हो जाती है। 5 वर्षों तक, 7 वर्ष, 9 वर्ष और 10 वर्ष। बताइए यहाँ पर 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। कितने वर्ष तक बिना सरकार से बताए, यहाँ के सरकार से बताए और बाहर रह रहे हैं आप, दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। तो 7 वर्ष। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से हुई। 1947 से, 1950, 1954, 1957। बताइए यहाँ पर 14वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। भारत रत्न सम्मान देने की शुरुआत कब से की गई। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1954, बिल्कुल सही जवाब है। 1954 में 3 व्यक्ति को भारत रत्न दिया गया था। 3 व्यक्ति में प्रथम जो व्यक्ति थे वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, सेकेंड थे श्री राजगोपालाचारी थे और थर्ड थे सीवी रमन। ये तीनों व्यक्ति को 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। और एक प्रश्न उठता है कि वो प्रथम व्यक्ति कौन है जिनको मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। तो सर्वप्रथम किसे मिला था मरणोपरांत, तो लाल बहादुर शास्त्री को मिला था। नेक्स्ट यहाँ पर 15वां प्रश्न है आपके सामने। एक्यूपंक्चर सबसे अधिक कहाँ प्रचलित है। भारत में, अमेरिका में, चीन में और जापान में। बताइए यहाँ पर 15वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, चीन, बिल्कुल सही जवाब है। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि हाव ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है। उद्योग पर, व्यापार पर, सिंचाई पर और खनन पर। बताइए यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर कौन सा है। हाव ए सर्व कर किस पर लगाया जाता है। तो यह कर सर्वप्रथम किसके द्वारा लगाया गया था। तो ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया था। यह एक सिंचाई कर है और सिंचाई पर यह कर लगाया जाता है। सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लगाया गया था और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। यह भी याद रखिएगा। 2 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ से बनता है कि सिंचाई कर किसने लगाया था, जिसको हाव ए सर्व बोलते हैं, और एक है ब्राह्मणों पर जजिया लगाया था। दोनों लगाया था वो फिरोज शाह तुगलक ने। तो यह एक सिंचाई कर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है कि ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है। डेनमार्क के, कनाडा के, यूएसए के और इंग्लैंड के। बताइए यहाँ पर 17वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। ग्रीनलैंड किसके अधिकार क्षेत्र में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, डेनमार्क, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रीनलैंड है जो कि विश्व के सबसे बड़ी द्वीप है, याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 18वां प्रश्न है कि अरब सागर में गिरने वाली देश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। गंगा नदी है, कृष्णा नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी है और नर्मदा नदी है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है। यहाँ पर पूछा गया है कि वह नदी सबसे बड़ी कौन सी है जो कि अरब सागर में गिरती है। ये ध्यान में रखिएगा, अरब सागर की बात कही जा रही है। तो अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नर्मदा नदी यहाँ पर आया है तो यहाँ इससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सब कुछ जान लेते हैं। देखिए नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है, तो ये अमरकंटक से निकलता है। और सबसे सीधा चलने वाली नदी कौन सी है, तो नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी पर एक धुआंधार जल प्रपात है जो कि जबलपुर में है, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, यह भी याद रखिएगा। उसके बाद
और नर्मदा नदी पर एक बांध है जिसको बोलते हैं सरदार सरोवर बांध। कहाँ पर है? तो गुजरात में है। उसके बाद से नर्मदा नदी को गुजरात का जीवन रेखा कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। तो नर्मदा नदी से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, सबको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 19वां प्रश्न है आपके सामने कि मलाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? गुजरात के, केरल के, आंध्र प्रदेश के और गोवा के। बताइए जल्दी से। यहाँ पर 19वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? मलाबार तट किसके तटीय मैदान को कहा जाता है? तो ये केरल के कहा जाता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। कुछ मैप के हिसाब से समझते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर ये गुजरात हो गया, फिर यहाँ नीचे आ गया, फिर ऐसे, तो देखिए ये तो गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, तो कठियावाड़ क्षेत्र बोलते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से महाराष्ट्र से लेकर और यहाँ कर्नाटक तक, इसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। महाराष्ट्र से लेकर यहाँ कर्नाटक तक, बीच में यहाँ पर गोवा भी आ जाता है, इसको कोंकण क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ कर्नाटक से लेके और केरल तक, यहाँ तक इसको मलाबार तट बोलते हैं। फिर यहाँ से तमिलनाडु से लेकर और यहाँ आंध्र प्रदेश तक इस क्षेत्र को बोलते हैं हम कोरोमंडल बोलते हैं, कोरोमंडल याद रखिएगा। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश से लेकर इधर पश्चिम बंगाल तक इस क्षेत्र को डेल्टाई क्षेत्र बोलते हैं। तो ये कुछ क्षेत्र है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 20वां प्रश्न है कि आकाश का नीला रंग किस मंडल में स्थित है? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में, ओजोन मंडल में। बताइए यहाँ पर 20वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है ये किस मंडल में स्थित है? यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। यहाँ पर पूछा गया कि वह किस मंडल में है? तो आयन मंडल में है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। टोटल कितना मंडल है? मंडल की संख्या टोटल 5 है। सबसे नीचे जो है वो क्षोभ मंडल कहते हैं। उसके बाद आता है आयन संताप मंडल। यहाँ पर देखते हैं अब से, यहाँ पर ये क्षोभ मंडल हो गया, ये हो गया संताप मंडल, ये हो गया मध्य मंडल, ये हो गया आयन मंडल और ये हो गया बहिर्मंडल। इस प्रकार से याद रखिएगा। क्षोभ मंडल में जितने भी वायुमंडलीय घटना, जितने भी पर्यावरणीय घटना होता है, बादल दिखाई देता है, वर्षा होता है, वायुमंडल होता है, सब कुछ क्षोभ मंडल में होता है। संताप मंडल में ओजोन परत होता है, एरोप्लेन उड़ाई जाती है, सब कुछ ये संताप मंडल में उड़ाई जाती है। ओजोन परत का क्या मुख्य कारण है, कार्य है, सॉरी। तो सूर्य के प्रकाश द्वारा जो भी बैगनी किरण आती है तो सभी को अवशोषित कर लेता है। कौन? तो ओजोन परत। ओजोन परत की मोटाई किससे मापा जाता है? तो डॉप्सन से मापा जाता है, याद रखिएगा। ओजोन परत की आणविक सूत्र क्या होता है? तो O3 होता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 21वां प्रश्न देखते हैं। किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तित होता है? सूर्य के, पृथ्वी के, चंद्रमा के और ग्रहों के। बताइए यहाँ पर 21वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? किसके परिक्रमण के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। देखिए जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तो दिन और रात होता है। ध्यान से सुनिएगा, जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है तब दिन और रात होता है। और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाता है तो जो अक्ष पर अपना घूम रहा है, इसी से ऋतु परिवर्तन होता है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमे तो इससे ऋतु परिवर्तन होता है, और जब वो सूर्य का चक्कर पूरा लगाता है तो इससे दिन और रात होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 22वां प्रश्न की, पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में प्रयोग करते हैं? नाइट्राइट के रूप में, नाइट्रेट के रूप में, न्यूक्लिक एसिड के रूप में, गैसों के रूप में। बताइए यहाँ पर 22वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? पौधे जो होते हैं वो नाइट्रोजन किस रूप में प्राप्त करते हैं? तो वो नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। 23वां प्रश्न है कि कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? अमेरिका है, जापान है, रूस है और चीन है। बताइए यहाँ पर 23वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? कृत्रिम उपग्रह छोड़ने वाला प्रथम देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, रूस, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 24वां प्रश्न देखते हैं कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है?
जो आकाश में हम तारा दिखते हैं तो कोई देखते होंगे कोई एकदम तेज जल रहा है, कोई कम जल रहा है, किसी का कलर दूसरा है, कोई किसी का कलर दूसरा है। ऐसा किस कारण से दिखता है? प्रकाश के कारण से, ताप के कारण से, दूरी के कारण से, द्रव्यमान के कारण से। बताइए यहाँ पर 24वें प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं ताप, बिल्कुल सही जवाब है। एक यहाँ पर डाटा है, अगर किसी तारा का छोटा आकार में हो और उसका तापमान टेम्परेचर कितना हो तो 3000 सेल्सियस, और उसका टेम्परेचर अगर 3000 सेल्सियस हो तो वो कैसा दिखाई देगा? तो वो लाल दिखाई देगा। अगर उसका जो तापमान है वो 30,000 अगर हो जाए, यहाँ पर 3000 था और उसके बाद 30,000 अगर सेल्सियस हो जाए तो उस तारा का तापमान कलर कैसा हो जाएगा? तो नीला हो जाएगा। याद रखिएगा, जब 3000 डिग्री सेल्सियस रहे तो वो लाल दिखाई देगा। वहीं तारा का जब टेम्परेचर 30,000 हो जाएगा तो उसका कलर है जो कि नीला दिखाई देने लगेगा। तो यहाँ पर ताप के परिवर्तन के साथ ही उसका कलर भी चेंज होता है। तो इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? विटामिन B1, विटामिन BC, विटामिन B12, विटामिन विटामिन ई। बताइए यहाँ पर 25वां प्रश्न का राइट आंसर कौन सा है? कौन सा विटामिन जंतुओं में अपने आप बनता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ आ रहे हैं, विटामिन B12 बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कोबाल्ट। याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में। बताइए यहाँ पर 26वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में पहली बार कब आए थे? तो जब ये भारत में आए थे तो काला झंडा दिखाकर इनका बहुत ज़्यादा बहिष्कार और विरोध किया गया था। कब आए थे? तो 1921 ईस्वी में। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? हेरोडोटस ने, अरस्तु ने, R.C. दत्त ने और प्लूटो ने। बताइए यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारत का आर्थिक इतिहास पुस्तक किसने लिखा है? तो R.C. दत्त ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 28वां प्रश्न है कि तीनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तीनकठिया व्यवस्था का संबंध किस आंदोलन से? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, चंपारण आंदोलन और बंग भंग आंदोलन। बताइए यहाँ पर 28वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो तीनकठिया जो व्यवस्था है इसका संबंध है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन। महात्मा गांधी जी के द्वारा भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन से चलाया गया था? तो ये चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में चलाया गया था। कहाँ पर चलाया गया था? तो ये बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मोतिहारी ये सब लेते हुए वहाँ पर चलाया गया था। राजकुमार शुक्ल के कहने पर, बुलाने पर महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए थे और अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन 1917 में चलाए थे। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में शुरू हुआ था और उसी टाइम वो आए थे। कौन आए थे? तो यहाँ पर प्रिंस ऑफ वेल्स, उनका विरोध हुआ था। उसके बाद से जो चौरा चौरी कांड हुआ 1922 ईस्वी में, 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड हुआ, तो उसके उपरांत इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी जी के द्वारा स्थगित कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था, डांडी मार्च के साथ ही नमक के कर हटाओ आंदोलन के साथ। बंग भंग कब शुरू हुआ था? तो 1905 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा, राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और वैलेंटाइन सिरोल। बताइए यहाँ पर 29वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, वैलेंटाइन सिरोल, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 30वां प्रश्न है आपके सामने कि चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? चंबल, रावी, कर्मनाशा और भागीरथी। बताइए यहाँ पर 30वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? चौसा का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो ये चौसा किस जिला में है? तो बिहार के बक्सर जिला में है। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये
1539 ईस्वी में हुमायूं तथा शेर शाह सूरी के बीच में हुआ था, जिसमें कि शेर शाह सूरी का विजय हुआ था और हुमायूं का हार हुआ था। एक चौसा का युद्ध किस नदी किनारे हुआ था? तो कर्मनाशा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 31वां प्रश्न है कि समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए 31वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? समाचार पत्र किस सूची के अंतर्गत आता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, समवर्ती सूची, बिल्कुल सही जवाब है। जो यहाँ पर सभी तीनों सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं। उसमें किस अनुसूची में वर्णन किया गया है? तो ये 7वीं अनुसूचिया में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 32वां प्रश्न है कि विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? भारत, चीन, रूस, अमेरिका। बताइए 32वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व में मक्खन का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, रूस, बिल्कुल सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि हरियाणा में प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? रावी नदी, ब्यास नदी, सतलज नदी और घाघरा नदी। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन सी नदी है जो कि हरियाणा में एकमात्र प्रवाहित होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, घाघरा नदी, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है कि त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? हरिद्वार को, काशी को, मनाली को और मदुरई को। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी का चुनाव कर रहे हैं, मदुरई को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 35वां प्रश्न है कि जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? यूरेनियम को, रेडियम को, प्लूटोनियम को और पारा को। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? जीवन रक्षक धातु किसे कहा जाता है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, रेडियम को, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न है, नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? भोपाल में, इलाहाबाद में, चेन्नई में, हैदराबाद में। बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, हैदराबाद, बिल्कुल सही जवाब है। 37वां प्रश्न है कि देशों में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? केरल में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। बताइए यहाँ पर 37वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? देश में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस राज्य में होती है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल सही जवाब है। 38वां प्रश्न है कि शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? 1948 में, 1968 में, 1972 में, 1986 में। बताइए 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर हुआ था? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 1972 ईस्वी, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 39वां प्रश्न है कि संसार के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन है? हिंदी है, अंग्रेजी है, बंगला है और मंदारिन, जिसको चाइनीज यानी चीनी बोलते हैं। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सबसे अधिक अंग्रेजी बोली जाती है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को, 10 अगस्त को, 10 अक्टूबर, 10 दिसंबर। बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 10 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि मुगल गार्डन कहाँ अवस्थित है? लाल किला में, राष्ट्रपति भवन में, लोटस टेम्पल में और इनमें से कोई नहीं। बताइए यहाँ पर 41वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? मुगल गार्डन कहाँ पर अवस्थित है? तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ राष्ट्रपति भवन, ये राष्ट्रपति भवन में स्थित है। आम नागरिकों के लिए इसको साल में 2 मंथ के लिए खोला जाता है, फरवरी और मार्च मंथ में। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है कि होम्योपैथी की खोज किसने की थी? हेंसन ने, हेनीमैन ने, वाल्डेयर ने और जॉन साल्क ने। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का राइट आंसर क्या है? होम्योपैथी का खोज किसने की था? हेनीमैन ने। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। तो इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 42 प्रश्न देखे। सेशन आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।